गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां, जो संबंधित है हमारी महान सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से। आज इसके भाग नंबर 3 में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। जानते हैं सबसे पहला विषय क्या रहेगा। हड़प्पा के लोगों के आर्थिक जीवन की विशेषताएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जानेंगे कि किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे, कहां से पैसा आता था। दूसरा विषय रहेगा हड़प्पा संस्कृति में राजनीतिक संगठन। क्या कोई ऐसा राजनीतिक संगठन था जिस प्रकार से नगरों को व्यवस्था देखते हैं, रहना सहना देखते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन था, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। जो मोहजोड़ों की ही बात करें, लगभग 1200 मोहरें जो प्राप्त हुई और उसी से अधिकतर ज्ञान जो है इस सभ्यता के बारे में अब तक मिला है, उसके बारे में जानेंगे। चौथा विषय रहेगा हड़प्पा सभ्यता की लिपि। क्या कोई लिपि थी उनकी और क्या उसको पढ़ा जा सका है, उसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। तो ये 4 विषय रहेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पहले विषय से, वो है हड़प्पा के लोगों के आर्थिक जीवन की विशेषताएं। जैसे कि इस चित्र से ही मालूम होता है, आपने पहले अध्याय में लोथल के बारे में पढ़ चुके हैं। लोथल किसके लिए जाना जाता है? अपने डॉकयार्ड के लिए, बंदरगाह के लिए। तो इस प्रकार की प्राकृतिक तौर पर अपने आप जो है उन्होंने एक डॉकयार्ड बनाया था। और डॉकयार्ड किस लिए ज़रूरी होता है? वहाँ पर किश्तियाँ खड़ी होती हैं और जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह, तो विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार तो होता ही था, लेकिन विदेशी व्यापार इस लोथल से जो है हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं इसी एक एग्जाम्पल से कि उनका आर्थिक जीवन जो था वो कितना उन्नत रहा होगा। आज से 5,500 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। आज हो सकता है मशीनी युग है, लेकिन उस समय सोचिए आप, तो हमारी सभ्यता एक प्राउड जो है करने वाली जो है सभ्यता रही है। पढ़ते हैं सबसे पहले उनका आय का साधन क्या था। पहला, कृषि। उनका मुख्य व्यवसाय जो था, प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि था। जिस समय मिस्र में नील नदी ने वरदान का कार्य किया, उसी प्रकार से सिंधु नदी, जो पाकिस्तान में अधिकतर उसका भाग है, सिंधु नदी जो है वो इस सभ्यता के लिए मिस्र की नील नदी की तरह ही जो है एक वरदान सिद्ध हुई। ये किसके कारण? क्योंकि इस नदी का आसपास के जितना क्षेत्र था, कैसे बहुत उपजाऊ वाला जो है क्षेत्र था, यह उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी और इस प्रकार से इन मैदानी हिस्सों में बिछा दी थी, जिसके कारण जो है जो कृषि थी वो काफ़ी समृद्ध थी। ठीक है। विद्वान द्वारा अभी तक 9 फसलें पहचानी जा चुकी है उस समय की, कि 9 फसलें ये किया करते थे, जिनमें से गेहूं, जौ सबसे प्रमुख थी, चावल, और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप जो है मिले हैं। बनावली जो हरियाणा में स्थित है, वहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का हल जो है मिला है, उसका प्रतिरूप मिला, मॉडल मिला है। तो उसका अनुमान है कि लोग जो है हल चलाकर जो है अपनी कृषि जो है वो किया करते थे। ठीक है। फसलों की पैदावार उस समय बहुत अधिक होती थी, क्योंकि अगर आपने मोहनजोड़ो, चौहदड़ो में कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पर अनागार का सबसे बड़े जो है, अगर भवन देखते हैं तो अनागार भवन बड़े बड़े मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग सरप्लस की खेती करते थे। बहुत ज़्यादा खेती होती थी और अनाज अधिक होता था, उससे जो भंडार भी किया जाता था, ये इसलिए कृषि काफ़ी उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध जो होती थी फसल थी, वो उसका नाम था कपास। याद रखना, विश्व में किसी भी सभ्यता में, इतनी पुरानी सभ्यता में कपास की खेती का कहीं भी जो एग्जाम्पल नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है? हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में। तो कपास की उपज के लिए हड़प्पा सभ्यता सारे संसार में प्रसिद्ध थी। मतलब यहाँ का बना हुआ कपड़ा वो दूसरी समकालीन सभ्यताओं में भेजा जाता था, व्यापार का मुख्य साधन था। ये पढ़ा हमने कृषि के बारे में। फिर दूसरा आता है, वो है दूसरा मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशु भी पालते थे क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक थे। सिंधुवासियों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बैल, भैंस, बकरी, सुअर, गाय, कुत्ता तथा हाथी इनके पालतू जो है जानवर हुआ करते थे, जैसे आज हैं। ये जानवर इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान जो है रखते थे। वह उनसे क्या लेते थे? दूध लेते थे, मांस लेते थे, ऊन रखते थे, या भार ढोने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रकार से हाथी का। तो इस प्रकार से हर एक पशु को पाला जाता था उनकी योग्यता के अनुसार, या उनके जीवन में जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से, चाहे वो मांस के लिए चाहे दूध के लिए उनको रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा के लोग बिल्लियाँ, मोर, हिरन, बतख, खरगोश, मुर्गे तथा तोते भी घरों में पालते थे, जिस प्रकार से आज भी शौक जो है लोग रखते हैं। लेकिन घोड़े का ज्ञान अभी तक जो है वो हासिल नहीं हुआ। हालांकि कुछ विद्वानों ने जो सुरकोटड़ा में जो है इसके होने के जो है वो प्रमाण दिए थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो ये पढ़ा हमने पशुपालन के बारे में। तीसरा आता है वो है उद्योग के बारे में। देखिए, उद्योग ये
इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था थी कि उसमें उद्योग भी जो है शामिल हुआ करते थे। आज से 5,500 वर्ष पूर्व हड़प्पा के लोगों का व्यवसाय कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग भी था। पत्थर, तांबे और कांसे से बने वस्तुएं बनाई जाती थी और अनेक स्थानों पर तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। शिल्पकार मूर्तियां, बर्तन, औजार, हथियार जैसे कुल्हाड़ियाँ, आरियाँ, छुरे और भाले बनाते थे और सूती कपड़ों का भी निर्माण किया जाता था। कपड़े की छपाई या सूत की कताई भी यहाँ पर होती थी। मकान और नौकाएं बनाकर भी लोग आजीविका कमाते थे। सुनार, चांदी, सोना और कीमती पत्थरों के गहने बनाते थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्हें जिस धातु का ज्ञान नहीं था वो लोहा था, याद रखना, लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से इन सभी धातुओं से वो हर एक चीज़, चाहे वो आपके इस प्रकार के आभूषण बनाना हो या फिर मिट्टी के इस तरह के सुंदर जो है वो बर्तन बनाना हो। देखिए इतने सुंदर बर्तन आज भी नहीं बनाए जाते हैं। तो ये व्यवस्था 5,500 वर्ष पूर्व की थी। तो इस प्रकार से ये उद्योग इन पर आधारित थे। हर एक चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी और उनको बेचा जाता था। आंतरिक व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। उद्योग हो गए। अब उद्योग लगे हैं, चीज़ें बन रही हैं तो व्यापार भी होगा। तो चौथा था व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा निवासियों द्वारा आंतरिक और विदेशी, याद रखना है, आंतरिक और विदेशी दोनों तरह का व्यापार जो उस समय काफ़ी समृद्ध व्यापार था। आंतरिक व्यापार की बात करते हैं तो उस समय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, रोपड़, सुरकोटड़ा या आलमगीरपुर ये काफ़ी बड़े जो है वो नगर थे। व्यापार के क्षेत्र में समृद्ध जो है नगर हुआ करते थे। व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे। एक स्थान से दूसरे स्थान को माल जो है किस तरह, बैलगाड़ियों के द्वारा, इक्कों के द्वारा और पशुओं पर ले जाया जाता था। ये आंतरिक व्यापार इस प्रकार से चलता था। और सिंधु सभ्यता की विभिन्न बस्तियों के अवशेषों में मिले माप तोल की बहुत सी चीज़ें इस बात के सूचक हैं कि इस युग में व्यापार अच्छी उन्नत दशा में था। माप तोल के जो बाट मिले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह के बाट मिले हैं। तो उन बाटों को देखकर कि लोग जो है चीज़ों को खरीदते और बेचते थे, तभी जो है नाप तोल की जो है चीज़ें बनाई गई थी। तो इस तरह से आंतरिक व्यापार जो है वो काफ़ी समृद्ध था। फिर आता इसी व्यापार में विदेशी व्यापार भी था समृद्ध। इस युग में सिंधुवासी या हड़प्पावासी आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी खूब करते थे। खुदाई में मिले लोथल बंदरगाह, जिसकी बात मैंने सबसे पहले की थी, सुमेरिया के अवशेषों में मिली या उनकी जो मुद्राएं थी, है ना, जो सुमेरिया की बात कर रहे हैं, सुमेरिया का मतलब उस समय के समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक में फली फूली, वहाँ पर इस सभ्यता की मुद्राएं जो है वो मिली है, जिससे अनुमान लगाते हैं, अनुमान नहीं सही अनुमान है कि कहीं ना कहीं मुद्राओं का प्रचलन जो था एक दूसरे के साथ, तो वो तभी हो सकता है जब उनके साथ व्यापारिक संबंध जो स्थापित होंगे। तो इस प्रकार से इस कारण जो है जो लोथल बंदरगाह जो है वो प्रमुखतः अरब देशों के साथ जो व्यापार उस समय हुआ करते होंगे। जिन देशों की बात करते हैं वो है सुमेरिया, जिसकी हम अभी बात करें, मेसोपोटामिया, ईरान, मगान जिसे आज ओमान कहा जाता है, दिलमुग जिसे बहरीन द्वीप कहा जाता है, इन देशों के साथ उस समय व्यापार हुआ करता था। संभवतः हड़प्पा निवासी चांदी, टीन, शीशा और सोना अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे और वे विदेशी व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों के द्वारा करते थे। संभवतः जल मार्ग के लिए नौकाओं और छोटे जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से बंदरगाह होने का प्रमाण होने से ये मालूम होता है कि उनके साथ जो है छोटे जहाज़ों के साथ नौकाओं के द्वारा जो है वो व्यापार किया जाता था। तो ये पढ़ा हमने पूरे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। अब आता है पांचवा, नाप तोल और माप का साधन जो है व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, नाप तोल और माप के बारे में आपके जानते हैं। सिंधु घाटी तोल के लिए अनेक प्रकार के बाटों और मापों का परिचित था। तराजू मिले हैं, तोलने के लिए तराजू मिले हैं, और जो जौहरी और जो सोने और चांदी के औजार नहीं आभूषण बनाते हैं, तो उनके पास कैसे रहते हैं, छोटे छोटे जो है बाट रहते थे, तो वो भी मिले हैं। तो ये जो बाट थे ये चर्ट नामक, याद रखना, चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे और पत्थर के ऐसे बाट जो है प्राप्त हुए हैं जिन्हें लकड़ी या रस्सी के मदद से उठाया जाता था। इतने बड़े भी मिले हैं, छोटे भी मिले हैं और बहुत बड़े भी मिले हैं। और इन बाटों के जो अनुपात थे
1, 2, 4, 8, 16 और 32 के अनुपात में ये बने थे, छोटे से लेके बड़े तक। इसमें सबसे ज़्यादा जो 16 इकाई वाला जो बाट है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि खुदाई में सबसे ज़्यादा यही बाट जो है मिला है। इसका इस्तेमाल जो है संभवतः सबसे ज़्यादा हुआ करता होगा। फिर इसके अलावा और क्या मिला है कि मोहजोदड़ो में सिप्पी का 1 फुट मिला है, माप पट्टी जो है मिली है, एक लंबी सी है। और इस पर तरह से हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में एक कांसे की एक माप पट्टी मिली है, कांसे का 1 फुटा, जैसे आज भी जो फुटा जो है बनता है जिसके ऊपर निशान लगे होते हैं, उसी प्रकार से ये कांसे की बनी होती थी और इसके ऊपर जो है चिन्ह लगाए होते जैसे आज भी लगाए हैं। और इन फुटों का विभिन्न चीज़ों को, या जैसे भूमि का माप करना हो या मकानों की लंबाई ऊंचाई देखनी हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल जो संभवतः उस समय किया जाता होगा। तो दोनों तरह के नाप तोल के लिए भी है और माप के भी जो है उस समय ये साधन उस समय हुआ करते थे। फिर आगे पढ़ते हैं। छठा वह है हड़प्पा की सभ्यता में यातायात के साधन क्या थे। कुछ हमने बात कर ली है, वही हम फिर से करेंगे। अनेक प्रकार के यातायात के साधन उस समय हुआ करते थे। उन्नत व्यापार के साथ साथ सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थलों का दूर दूर स्थित होना भी इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर आवागमन के साधन अच्छे थे। एक तो जो नगर थे वो काफ़ी दूर दूर स्थित थे, तो फिर भी फ्लोरिश थे, फिर भी बड़े बड़े नगर जो स्थापित हुए थे, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि कहीं न कहीं नगरों के बीच में जो व्यापार था वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हुआ करता था। और इस प्रकार से अगर व्यापार होता था तो इसका मतलब यातायात के साधन भी काफ़ी उस समय हुआ करते थे। वे सिंधु नदी के रास्ते से, सिंधु नदी क्योंकि जो है पहाड़ों से निकलकर जब वो पाकिस्तान में निचले मैदानी इलाकों में आ जाती है तो बिल्कुल जो है प्लेन हो जाती है, शांत हो जाती है, तो उसके ऊपर जो है फिर आप किश्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रकार सिंधु नदी जो है वो साधन बना किस चीज़ के लिए, आपके नावों के लिए जो है, या हम जो जल के द्वारा जो जिन साधनों का इस्तेमाल कर सकते थे, छोटी किश्तियाँ हो, छोटे जहाज हो, उसके इस्तेमाल किया जाता था। इससे भी व्यापार होता था। और इससे जुड़ी हुई अन्य नदियों जो साथ जिनको सहायक नदियाँ थी, उन जैसे अगर हिमाचल की 4 नदियों की बात करें, चारों की चारों जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं हमारी मंडी से ब्यास की बात करते हैं, सतलुज की बात करते हैं, या फिर रावी की बात करते हैं, सारी जितनी हिमाचल की चारों नदियाँ वो सारी जाकर कहाँ मिल जाती हैं सिंधु नदी में। तो इस प्रकार से ये नदियाँ भी सहायक जो है हुई व्यापार के लिए। इसके अलावा ये और बोलता है लोथल बंदरगाह जिसकी बात अभी अभी हमने की, उसका स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ पर दूर दूर तक जो जहाज आते जाते थे, तो ये जल मार्ग के द्वारा जो है व्यापार होता था, आंतरिक भी और विदेशी व्यापार भी। मोहजोदड़ो तथा हड़प्पा के अवशेषों में खिलौनों के रूप में अनेक मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियाँ बनी संख्या में जो है वो बड़ी संख्या में मिली है। तो इस प्रकार से उनको देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय गाड़ियों का इस्तेमाल भी जो जैसे बैलगाड़ी हुई या कोई घोड़ा गाड़ी, घोड़े का उनको मालूम नहीं था, लेकिन दूसरे जानवरों को भी जो है वो बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता, बैलों को इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि बैलगाड़ियाँ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। खिलौनों के रूप में गाड़ियों को बनाना ही इस बात का प्रमाण है कि इस युग में लोग इनका खूब उपयोग जो है वो करते होंगे। तो यह यातायात के साधन ये इनके थे। अब आता है दूसरा जो प्रश्न था कि क्या उनका कोई राजनीतिक जो संगठन था, राजनीतिक संगठन मतलब कोई राजा वहाँ पर राज किया करते थे, इसके बारे में जो है थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का राजनीतिक संगठन तथा उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, इसका कोई विश्वस्त प्रमाण अभी तक जो है नहीं मिला है। क्लियर है, कोई प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिला है। हड़प्पा संस्कृति में सुनियोजित नगर योजना और सफाई का उचित प्रबंध और बस्तियों के निर्माण में व्यापक एकरूपता, ये सब जो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं एक कुशल राजनीतिक संगठन जरूर था। सुनियोजित नगर ढंग से बनाया जाना, तरीके से बनाया जाना, कहाँ घर बनने हैं, कहाँ जो है सड़कें चलनी है, तो कहीं ना कहीं ये एक आदमी की सोच नहीं हो सकती है, ये एक बड़े जो ग्रुप का, या हम ये कह सकते हैं एक राजनीतिक संगठन का जो है सोच हो सकती है, क्योंकि उसके दबाव डालने के कारण ही नगरों का निर्माण इस ढंग से हो सकता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को देखकर, इन सभी चीज़ों को देखकर जो है अनुमान हम लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन जो है अवश्य था। अनेक विद्वानों की राय है कि यहाँ के राजतंत्र या राजनीतिक संगठन पर धर्मतंत्र की गहरी छाप अवश्य थी। कुछ विद्वान एक जैसी माप तोल के प्रचलन और एक प्रकार के भवन, एक जैसी मूर्तियाँ,
तथा सामान्य लिपि के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि सभ्यता किसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। और भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि एक ही तरह के माप तोल की जो है वो प्रचलन था। जो बाट जो है सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगर में मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, वो चौहदड़ो में मिले हैं, वो भारतवर्ष की किसी और सभ्यता में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बनाने वाली कोई एक जो है व्यवस्था स्थापित थी। तो कहीं ना कहीं कोई राज कर रहा था और उस राज की व्यवस्था में कोई ना कोई जो है एक कोई जैसे सरकारी कोई तंत्र था जिसके तहत ये चीज़ें जो है बनाई जाती थी। और वो जगह जैसे कि आज भी देखें पूरे भारतवर्ष में 1 केजी 2 केजी 3 केजी जो भी आपके बाट हैं वो हर जगह एक ही समान में मिलेंगे, एक ही प्रतिरूप में मिलेंगे। और उसको बनाने वाली एजेंसी क्या होती है, वो कहीं ना कहीं एक ही होते हैं, सरकार के अंदर जो है वो काम करने वाली होती है। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों को देखकर जो है अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है सभ्यता किसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व अवश्य थी। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे विश्वसनीय प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन इन चीज़ों को देखकर हम जो है ये राय जो है रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के आधार पर दक्षिणी मेसोपोटामिया की तरह ही पुरोहित वर्ग का तथा लोथल और हड़प्पा में व्यापारिक वर्ग का शासन हो सकता है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। देखिए 2 तरह से इसने और प्रमाण दिए कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, विशाल स्नानागार। तो इसका मतलब है लोगों में एक धार्मिक आस्था के तहत वहाँ एक बड़ा जो है आयोजन किया जाता था, और ये आयोजन भी किसी विशेष धार्मिक लोगों के द्वारा किया जाता। जिस प्रकार से जो है मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग होता था, ठीक उसी प्रकार भी हम एक, तो इस प्रकार से पुरोहितों का वर्चस्व भी रहा होगा, ठीक है, जैसे उस सभ्यता में था। तो ये मानता है कि हो सकता है ये भी जो है एक राजनीतिक संगठन था। दूसरा ये कहता है कि मोहनजोदड़ो को देख जो हड़प्पा जो नगर जिस प्रकार से बसा है, वहाँ के जो व्यापारी जो सबसे ज़्यादा व्यापार उस समय हुआ कर रहे हैं, लोथल की बात करें, जो व्यापारी वर्ग था कहीं कहीं वो भी शासक वर्ग हो सकता है, क्योंकि उसके अंडर ये सारा जो धन उनके पास था, पैसा उनके पास था, तो वर्चस्व भी उनके पास रहा होगा। जिस प्रकार से ये व्यवस्था उनके पास रही होगी, राजा ना होकर वो उस समय जो है इस व्यवस्था को चला रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक संगठन तो था, लेकिन कौन सा राजनीतिक संगठन था इसके बारे में अभी तक हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये पढ़ा हमने राजनीतिक विषय का। अब आता अगला, वह हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोहरें को कुछ जो है वो मैंने तस्वीरें लगाई है, जिसमें अलग अलग जो है तस्वीरें जानवरों की बनी है। ये मोहरें उनके द्वारा ही बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें भारी संख्या में मोहरें जो मिली है। मोहनजोदड़ो से ही 1200 मोहरें जो प्राप्त, सबसे अधिक जो है मोहनजोदड़ो से मोहरें प्राप्त हुई है। ये मोहरें विभिन्न आकार की हैं, परंतु अधिकांश मोहरों का आकार छोटा है। ये मोहरें सेल कड़ी पत्थर, याद रखना, सेल कड़ी पत्थर से जो बनाई जाती थी, और इन मोहरों पर अधिकांश जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको। इन जानवरों में एक सींग वाला पशु जो गेंडा हो सकता है, छोटे सिंह वाला सांड, शेर, हाथी, बारहसिंगा के चित्र जो है बनाए गए हैं। कुछ मोहरों पर वृक्षों तथा मानव के चित्र भी बनाए गए हैं। इतिहासकारों का विचार है कि इनका प्रयोग व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए करते थे। मोहर लगाकर ठप्पा लगाते थे ताकि जो है विश्वसनीय हो कि माल जो है बिल्कुल सही है, छेड़ा नहीं गया है, इसलिए मोहरों का इस्तेमाल होता होगा। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि घरों की सजावट करनी हो, या फिर पूर्वजों के चिन्हों पर, या फिर देवी देवता के चिन्ह, जिस प्रकार से मैंने आपको जो है धार्मिक, जब दूसरा मैंने पाठ आपको पढ़ाया था उसमें धार्मिक विशेषताओं में एक आया था आपका स्वशासिता का जो है जो चिन्ह था, जो आज भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं को प्रतीक के तौर पर जो है उस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता। तो कहीं ना कहीं एक चिन्ह के तौर पर, चाहे वो पूर्वजों के तौर पर माना जाता होगा, या फिर जो है सजावट के लिए घरों में जो है इस्तेमाल किया जाता। तो इस प्रकार से इन मोहरों का इस्तेमाल 2-3 तरह से किया जाता था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन मोहरों का जो इस्तेमाल था वो अधिकतर व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने मोहरों के बारे में। फिर अंतिम हमारे पास रह जाता है वो हड़प्पा संस्कृति की लिपि। ये इनकी लिपि है, देखेंगे आप जितने भी अक्षर हैं, कहीं ना कहीं अगर हम इन लिपियों में किसी भी की चीज़ को पकड़ते रहते हैं, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, देखिए हम सोचेंगे अरे ये दिल की तरह है, ये भी देखिएगा आप, या किसी भी अगर ये स्वास्थ्य का निशान है, ये कुछ और पिक्चर सोच रहा, तो हर एक जो है ये चित्रात्मक थी, चित्र हैं बने हुए एक तरह से। तो ऐसा लगता है ये जो लिपि है चित्रात्मक लिपि है। अब इसके बारे में जान लेते हैं फटाफट। सिंधु घाटी के लोगों को लेखन शैली या लिपि का ज्ञान जो है प्राप्त था, जो हमने पीछे देखी, ये इनकी लिपि थी, लिखने का तरीका था। इनकी खुदाई में मिली मोहरों पर लिखावट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है
यद्यपि 1923 में इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी जो मिल चुकी थी, 1923 तक हमने इसको पूरे बारे में पूरा पढ़ लिया था कि कितने इसके जो है अक्षर हैं, कितना क्या है, ये सारी जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन फिर भी सारे जो प्रयत्न हैं अब तक इसको पढ़ने में पूरी तरह से असफल रहे हैं और इसलिए इस लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। याद रखना, रहस्यमय लिपि। क्यों? क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया, रहस्य है अभी तक। कई विद्वानों का विश्वास यह है कि लेखन शैली की चित्र लिपि जो है, इसे चित्रात्मक लिपि जो है वो कहा गया है। इसका प्रत्येक चिन्ह किसी एक वस्तु या भाव को प्रकट करता है, या तो ये कहता है कि जो प्रत्येक जो चित्र है वो किसी चीज़ को ही बताता है। जैसे अगर कोई आदमी बना तो वो आदमी के बारे में ही बता रहा है। तो हड़प्पा की लिपि में लगभग इस तरह के जो चित्र मिले हैं वो लगभग 400 चित्र जो मिले हैं। इसका मतलब ये 400 अलग अलग वर्ण थे। ठीक है, 400 वर्ण बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस लिपि के 400 वर्ण चिन्ह जो है वो अब तक प्राप्त हुए हैं। ये लिपि प्रथम पंक्ति में दाईं से बाईं, याद रखना, प्रथम जब शुरू करते थे तो दाईं से बाईं की तरफ, और जब वापस हटते तो बाईं से दाईं की तरफ लिखी जाती थी। और अगर इस लिपि को पढ़ने में विद्वानों को सफलता मिल गई तो निस्संदेह हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत सारा नया ज्ञान जो है, नया ज्ञान प्राप्त होगा और सही ज्ञान भी प्राप्त होगा। सही जो हमने अब तक अंदेशा लगाया है, जो अभी तक हमने मोहरों को देखा, किसी और चीज़ों को देखकर जो है सिर्फ अनुमान लगाया है, उसमें भी जो है परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारे अनुमान जो है वो गलत हो। बिहार के कुछ जो है विद्वान थे, जिसमें एन.के. वर्मा और अरुण पाठक हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि इस लिपि को जो है हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी तक किसी और विद्वान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी ये एक रहस्यमय लिपि जो है वो बनी हुई है। तो ये पढ़ा हमने हड़प्पा लिपि के बारे में। तो ये 4 जो विषय हमने लिए थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन अगर बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं। बड़े क्वेश्चन की बात करें तो बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपकी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो वो आप 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता लोगों को कोई राजनीतिक जीवन था, स्पष्ट कीजिए। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर हड़प्पा लोगों की मोहरें क्या थी उनके बारे में पूछिए, या उनकी लिपि कैसी थी, कैसे भी। 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको जो है पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर के पूछ सकते हैं, 1 नंबर का बारे में पूछ सकता है। जैसे अगर बात करें आपकी मोहरों की बात करें तो पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो में कुल कितनी मोहरें जो प्राप्त हुई, तो हमने पढ़ा था 1200 मोहरें। तो इस तरह से क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बड़े क्वेश्चन है, जो मैंने बताया कि ये बड़े क्वेश्चन आपके बड़ों से छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे से बड़ा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है बड़े क्वेश्चनों को याद कीजिए। आप अपने आप छोटों को बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं। हम क्या कहते हैं, रट्टा लगाते हैं। यार समझो इसको, मैंने आपको समझाया, नहीं समझ आती उसको बार बार आपने मेरी वीडियो को फिर से लगाना है। अब अंतिम में, किसी ने क्या खूब कहा है, जो हमेशा दूसरों का भला करता है उसका खुद का भला हो ही जाता है, क्योंकि जो फूल बेचने वाला होता है उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। तो हमेशा ऐसे कार्य करो कि उसकी खुशबू, उसकी चर्चा पूरे जहां में, पूरे देश में हो। ऐसे मैं कामना करता हूं। आपका आज भी आपने बड़े मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।